हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 13 मार्च 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं एज़ यूजुअल आप लोगों के सामने एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आप लोगों को मिल रही है या कुछ नया आप लोग अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। हम लोगों ने कल सेशन नहीं लिया था क्योंकि कल भी सिर्फ एक ही आर्टिकल था विच वी हैड टू डिस्कस, वो आज हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको परसों बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मॉरिशस की यात्रा पर हैं। तो यहाँ पर मॉरिशस के साथ 8 पैक्ट्स जो हैं वो साइन हुए हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ये फैसला लिया है कि जो दोनों देशों के बीच के संबंध हैं उनको इस इन्हांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक रेज किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सेकंड पेज पर भी ये थोड़ा सा कंटिन्यूशन में है, इसको भी देखा जाएगा। दैन इसी को लेकर आगे किन किन एरियाज़ में जो है वो समझौते हुए हैं उसको लेकर भी मेंशन किया गया है यहाँ पर, है ना। ये भी इसके साथ ही हम लोग ले लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल यहाँ पर है बट आई एम नॉट श्योर कि ये आर्टिकल कितना काम का है, मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है। मैं एक बार इसको रीड करूँगा एंड इफ़ देयर विल बी एनीथिंग इंपॉर्टेंट तो आई विल शेयर इट विद यू। आप इसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधे एक्सप्लेन्ड वाले पेज पर आएंगे और एक्सप्लेन्ड वाले पेज पर हम लोग 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक तो जो चैगोज़ आर्किपेलागो है उसको लेकर डिस्कस किया जाएगा। हालांकि हम लोगों ने लास्ट ईयर जो ये आर्टिकल में बातें लिखी गई हैं ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 90 to 95% हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से ये इशू सामने आया है, फिर हम बात करेंगे इसकी। स्टार लिंक जो है इसके बारे में बात की जाएगी। और एक आर्टिकल यहाँ पर है जो आशा वर्कर्स होती हैं उनका प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है केरला में और ये मांग कर रही हैं कि इनको जो ऑनरेरियम दिया जाता है यानी कि जो मानदेय दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी की जाए और अन्य बेनिफिट्स इनको कुछ दिए जाएँ। तो ये हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है विच आई विल शेयर इट विद यू। ये आर्टिकल हम लोगों ने कल का डिस्कस करना है ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एक नॉर्थ ईस्ट का इंडस्ट्रियल हब है दैट इज़ बैरनीहाट, ठीक है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी हवा जो कल एक रैंकिंग आई है दैट इज़ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की, उसमें ये कहा गया है कि ये एक ऐसा शहर है जिसकी हवा दुनिया में सबसे ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इसको लेकर आप एक बार ये थोड़ा सा देख लेंगे। ये वाला आर्टिकल मैं शेयर करूँगा आपके साथ और बाकी रिपोर्ट को लेकर जो कल का आर्टिकल है वो भी हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग कितने आर्टिकल्स आज करते हैं। अगर सेशन बहुत लंबा होगा तो फिर शायद एक आर्टिकल को हम लोग कल के लिए पोस्टपोन करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री दैट इज़ नवीन चंद्र रामगुलाम, इन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया और मॉरिशस की जो पार्टनरशिप या साझेदारी है उसको इन्हांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। भारत की सरकार ने यहाँ पर अनाउंस किए हैं कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हालांकि उनका स्केल बहुत बड़ा नहीं है और वो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए हैं। उसमें लगभग 500 मिलियन मॉरिशियन रुपीज़ यानी कि लगभग इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बात करें तो 100 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि मॉरिशस में जो वहाँ की नई संसद है उसको भी इंडिया बनाने में मदद करेगी। और दोनों देशों ने ये भी एग्रीमेंट किया है कि वो जो म्यूचुअल ट्रेड है यानी कि दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है वो लोकल करेंसी में सेटल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हुई है। इसके बाद यहाँ पर एक और बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एक और जिक्र किया है, आउटलाइंड द विजन फॉर ग्लोबल साउथ महासागर और द म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, ठीक है। ये इंडिया के व्यू पॉइंट से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है और किस तरीके से चाइना अपना जो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट इस रीजन में बढ़ा रहा है ना, खासकर जो
इंडियन ओशन के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ चाइना अपना संबंध या अपनी जो क्लोजनेस है उसको बढ़ा रहा है, तो उस एग्रेसिवनेस को देखते हुए भी इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, दैट इज महासागर। महासागर इज नथिंग बट म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोनों देशों ने 8 पैक्ट्स जो हैं वो साइन किए हैं, जो कि प्रोवाइड करेंगे फॉर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ नेशनल करेंसीज। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ मैरीटाइम डेटा के शेयरिंग की बात की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए जॉइंट वर्क की बात की गई है। एमएसएमई सेक्टर में इन्हेंस कोऑपरेशन की बात की गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि हर संभव मदद जो है वो की जाएगी टू मॉरिशस टू हेल्प मीट इट्स नीड ऑफ इट्स, जो इसके कोस्ट गार्ड हैं। ठीक है, इसके जो कोस्ट गार्ड हैं उनके लिए हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। एंड न्यू दिल्ली विल असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पुलिस एकेडमी। ठीक है, यहाँ पर एक पुलिस एकेडमी इस्टेब्लिश करने में भी जो है वो इंडिया मदद करेगी। और साथ ही साथ जो नेशनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है उसको बनाने में भी इंडिया मदद करेगी। ठीक है, इसके बाद वाइट शिपिंग को लेकर मैंने आपसे कल भी बात की थी। वाइट शिपिंग बेसिकली वो होता है जो कॉमर्शियल शिप्स का मतलब आना जाना है, तो उसको लेकर जो डेटा शेयरिंग है वो। ठीक है, तो वाइट शिपिंग को लेकर, ब्लू इकोनॉमी को लेकर, हाइड्रोग्राफी को लेकर जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाया जाएगा। हाइड्रोग्राफी या हाइड्रोग्राफिक सर्वेस बेसिकली क्या होते हैं? ठीक है, बेसिकली जो अंडर वाटर को लेकर जो सर्वेस किए जाते हैं उसकी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वी फुल्ली रिस्पेक्ट मॉरिशियस सॉवरेनिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ चैगोस, कि चैगोस के संदर्भ में मॉरिशियस की जो सॉवरेनिटी या संप्रभुता है हम उसका भी पूरा सम्मान करते हैं। ये बात भी यहाँ पर कही गई है। वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल दिखाया ना चैगोस को लेकर, वहाँ पर भी ये लाइन आएगी। ठीक है, इसके बाद इंडिया हैज़ बीन सपोर्टिंग द आइलैंड नेशन इन इट्स एफर्ट्स टू रीच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल डील विद यूके ओवर द चैगोस आइलैंड इन द इंडियन ओशन। ठीक है, इंडिया जो है वो मॉरिशस को मदद कर रहा है कि वो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डील कर ले यूके के साथ चैगोस आइलैंड्स को लेकर जो इंडियन ओशन में है। चैगोस आइलैंड्स बेसिकली इसका पूरा क्या डिटेल है, क्या इतिहास रहा है, किसके अंडर में ये है और क्यों ये इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग उस एक्सप्लेन पेज के आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे। मुझे एग्जैक्टली तो डेट याद नहीं है, बट लास्ट ईयर हम लोगों ने ये आर्टिकल पूरा डिस्कस किया हुआ है चैगोस वाला। ठीक है, क्योंकि उस समय ये डील का जिक्र हुआ था तब। और यहाँ पर दोनों देशों ने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन, इसको भी इनॉग्रेट किया है। और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि ये इंस्टीट्यूट जो है, ये संस्था जो है, इट विल सर्व एज दी हब फॉर लर्निंग एंड रिसर्च। लर्निंग और रिसर्च के हब के रूप में ये इंस्टीट्यूट जो है वो सर्व करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। मैं इसके बाद ये वाला आर्टिकल ले लेता हूँ इसी के साथ, क्योंकि इसमें जो किन किन एरियाज़ पर स्पेसिफिक जो बातें कही गई हैं वो अगर हम लोग देख लें तो डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो बात की गई है वो ये है कि जो इनके कोस्ट गार्ड शिप्स हैं, ठीक है, मॉरिशस के, दैट इज़ विक्ट्री, वैलिएंट एंड बैरिकुडा, इनका रिफिट किया जाएगा ऑन अ ग्रांट बेसिस, मतलब इनको ग्रांट दी जाएगी रिफिट करने के लिए। साथ ही साथ डिफेंस एंड मैरीटाइम एसेट्स एंड इक्विपमेंट एज पर नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ मॉरिशस। ठीक है, डिफेंस और मैरीटाइम एसेट्स एंड इक्विपमेंट्स को लेकर भी मदद की जाएगी, जैसा मॉरिशस की ज़रूरत है, उसकी प्राथमिकता है उसको लेकर। साथ ही साथ इनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम सहयोग को भी बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। इंक्रीजिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट फॉर जॉइंट मैरीटाइम सर्विलांस। ठीक है, यहाँ पर शिप्स और एयरक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा ताकि जो मैरीटाइम सर्विलांस है उसको बढ़ाया जा सके। हाइड्रोग्राफिक सर्वेस के लिए भी ये काम किया जाएगा। इसके बाद नए प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। यहाँ पर 100 ई बसेस डिलीवर करने की बात की गई है और उनसे जुड़ा हुआ जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात की गई है। इसके बाद जो यहाँ पर मॉरिशस में 100 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन है उसके रिप्लेसमेंट के काम इंडिया करेगी। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वहाँ पर जो है वो इंडिया के द्वारा बनाई जाएगी, ऐसी जगह पर जो कि मॉरिशस की सरकार के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। और यहाँ का मैंने आपको बताया था एक फेमस स्पिरिचुअल सेंटर है, दैट इज़ गंगा तालाब स्पिरिचुअल सेंचुरी, इसके लिए डेवलपमेंट में भी इंडिया मदद करेगा। पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो वेलकमिंग द ऑनगोइंग डिस्कशंस बिटवीन द पार्लियामेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज इंक्लूडिंग in the field of capacity building, both leaders agreed to
स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को लेकर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर करने की बात यहाँ पर की गई है। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो मॉरिशस के जो 500 सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। अगले 5 सालों में 500 सिविल सर्वेंट्स मॉरिशस के, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाएगी। इसके बाद मॉरिशस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके सिविल, पुलिस, पार्लियामेंट्री, कस्टम्स, लीगल और हेल्थ, इन सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जन औषधि केंद्र, ठीक है, इंडिया के द्वारा जो जन औषधि केंद्र है वो मॉरिशस में खोले जाएंगे और साथ ही साथ इस इनिशिएटिव को मॉरिशस के कई पार्ट्स में जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसके बाद आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका भी मॉरिशस में जो है वो सेटअप किया जाएगा। डिजिटल सेक्टर की अगर हम बात करें, डिजिटल क्षेत्र की बात करें तो ई जुडिशरी सिस्टम जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन को इंडिया सपोर्ट करेगा मॉरिशस में। साथ ही साथ आईसीटी के फील्ड में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की है, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी एंड योर डीपीआई, दैट इज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद सक्सेसफुल डिजिटल टूल्स जो इंडिया ने डेवलप किए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, जैसे कि पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसके लिए भी एक्सप्लोर किया जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मतलब अलग अलग सेक्टर वाइज क्या क्या बातें हुई है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग ये जो चैगोस आइलैंड वाला है इसकी कहानी समझ लेते हैं, क्या है ये। देखो, प्रधानमंत्री की यात्रा जो हुई है 2 दिन की यात्रा मॉरिशस की, उससे पहले भारत ने सपोर्ट किया है ये जो मॉरिशस का क्लेम है ओवर द चैगोस आर्किपेलागो, उसको भारत सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि वी सपोर्ट मॉरिशस इन इट्स स्टांस ऑन इट्स सॉवरेनिटी ओवर चैगोस एंड दिस इज ऑब्वियसली कीपिंग विद अवर लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन विद रिगार्ड टू डीकॉलोनाइजेशन एंड सपोर्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अदर कंट्रीज़, ठीक है। क्योंकि इंडिया हमेशा हर देश के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बातें करता है, ठीक है, सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है। यूक्रेन को लेकर भी इंडिया ने ये कहा है, तो यहाँ पर भी इस बात में बात कर रहे हैं। डीकॉलोनाइजेशन को लेकर इंडिया का रुख जो रहा है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं ये, ठीक है। अब ये चैगोस जो है ये डिस्प्यूट का एक इशू रहा है मॉरिशस और यूके के बीच में, ठीक है। क्योंकि मॉरिशस तो मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस पहले फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स के अंडर में आया। 1968 में ब्रिटिशर्स ने इसको तो हालांकि इंडिपेंडेंस दे दी, आज़ादी दे दी, लेकिन ये जो चैगोस आर्किपेलागो है ये अभी भी किसके अंडर में है? यूके के अंडर में, ठीक है। ये सिर्फ पिछली बार ऐसा हुआ है कि लंदन ने ऑफिशियली मॉरिशस की सॉवरन राइट्स ओवर चैगोस आर्किपेलागो को रिकॉग्नाइज़ किया है। हालांकि वो अभी भी जो है डियागो गार्सिया बेसिकली जो इस आर्किपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो चैगोस आर्किपेलागो का जो सबसे बड़ा ग्रुप ये है, आइलैंड है, दैट इज़ डियागो गार्सिया, उसका कंट्रोल वो अभी भी रिटेन करता है। और ये बेसिकली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यूएस और यूके का यहाँ पर मिलिट्री बेस है, ठीक है। अब ये जो डील हुई है लास्ट ईयर, अभी इसको फाइनल कंफर्मेशन वाशिंगटन या अमेरिका से नहीं मिला है और इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं, इस डील के कुछ आलोचक भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं और मॉरिशस में भी हैं, ठीक है। जो वहाँ के चैगोसियंस हैं, मतलब जो नेटिव हैं वहाँ के, वो भी इसका कुछ क्रिटिक कर रहे हैं। अब क्या क्रिटिक है वो अभी आगे देखेंगे हम, क्रिटिसिज्म क्या है। तो पहले अगर हम चैगोस आर्किपेलागो की बात करें तो यहाँ पर लगभग 60 से ज़्यादा लो लाइंग आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, और ये लगभग जो आपका मेन आइलैंड है मॉरिशस का उससे 600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मैंने आपको मॉरिशस दिखाया था, पोर्ट लुइस वाला याद है, सेशल्स दिखाया था, माडागास्कर दिखाया था, याद है, मैंने परसों के सेशन में आपको दिखाया था। मैं अब आपको रोज़ इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपको दिखाया था तो आपके माइंड में वो इमेज आनी चाहिए जो मैंने आपको दिखाई थी, क्योंकि हर बार आप जब चीज़ें पढ़ेंगे ना, रिवाइज करेंगे, तो बार बार तो मैप नहीं देखेंगे, लेकिन एक बार अगर आपने पढ़ा है तो आपके माइंड में वो पिक्चर आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि माडागास्कर मैंने आपको दिखाया था, सेशल्स दिखाया था, सेशल्स के पास दिखाया था पोर्ट लुइस, है ना, और उससे मैंने आपको 1100 किलोमीटर के आसपास ऊपर ले जाके वो भी दिखाया था, कौन सा, एगलेगा आइलैंड्स, आई होप याद है। तो वो लगभग 1100 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है ये जो आइलैंड है, मेन आइलैंड मॉरिशस का, और ये जो चैगोस आर्किपेलागो है ये लगभग 1600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है।
जैसे अगर मैं यहाँ पर जो मैप दिया है उसके थ्रू अगर आपको दिखाऊं, देखो ठीक है, ये मैडागास्कर है, ये मैडागास्कर के पास मॉरिशियस, ये रियूनियन आइलैंड, और यहाँ से ऐसे अगर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास में आपको मिल जाएगा चैगोज आइलैंड। ठीक है, ये चैगोज आर्किपिलागो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसकी अगर हम टोटल लैंड एरिया की बात करें तो लगभग 56 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है चैगोज आइलैंड का, बहुत छोटा है। और डियागो गार्सिया ही जो है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। यानी कि अगर हम एरिया वाइज बात करें तो डियागो गार्सिया का जो एरिया है वो हमारा जो लक्षद्वीप का एरिया है उसके बराबर है। ठीक है, अब इसके जो लगून्स वगैरह हैं विद इन इट्स एटॉल्स, अगर आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो चैगोस का टोटल एरिया लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बनता है। और ग्रेट चैगोस बैंक जो कि 12,642 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एटॉल स्ट्रक्चर है। एटॉल बेसिकली होता क्या है? एटॉल बेसिकली एक तरीके का एक कोरल रीफ है, रिंग शेप की कोरल रीफ होती है। ठीक है, आइलैंड और सीरीज ऑफ आइलैंड्स विच सराउंड्स बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड अ लगून। यानी कि एक आप कह सकते हैं कोरल रीफ है रिंग शेप की, एक आइलैंड्स आप कह सकते हैं, या छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप जो एक रिंग शेप बना रहा है, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है और बीच में पानी है, दैट इज नोन एज एन एटॉल। ठीक है, हालांकि कुछ मालदीव के जो ओरल ट्रेडिशंस हैं उसमें इसका मेंशन है, लेकिन चैगोस को ज़्यादातर समय, मतलब इतिहास में ज़्यादातर समय ये अनहेबिटेड रहा है, मतलब यहाँ पर कोई रहता नहीं था। ठीक है, द आइलैंड्स आर फार फ्रॉम एनी अदर पीस ऑफ इनहेबिटेड लैंड, मतलब इसका आसपास भी कोई ऐसा आइलैंड नहीं है जहाँ पर लोग रहते हों। ठीक है, इसका जो सबसे नज़दीकी इनहेबिटेड नेबर है दैट इज़ अड्डू, ये सदर्न मोस्ट मालदीवियन एटॉल है, ये भी इससे 500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो अड्डू जो नियरेस्ट नेबर है जहाँ पर इनहिबिशन है कुछ, मतलब जहाँ पर कुछ आबादी रहती है, वो भी लगभग इससे 500 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर भी जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम है किसी भी तरीके के सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर कहानी शुरू होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो इनहिबिशन है वो शुरू होता है। पोर्तुगीज़ यहाँ पर पहली बार आते हैं और उन्होंने चैगोस को मैप करना शुरू किया 1600 सेंचुरी में। लेकिन इसका इस्तेमाल बेसिकली जब वो इंडिया आया करते थे, ठीक है, 16th सेंचुरी में, आपको याद होगा कि जब वो इंडिया आया करते थे 1498 में, मैंने आपको बताया था पहली बार कौन आया था, वास्को डी, ये क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा आया था ना 1498 में। तो उसके बाद से जब पोर्तुगीज़ का आना शुरू होता है
क्योंकि पोर्तुगीज़ वर द फर्स्ट एंड द मतलब फर्स्ट टू एंटर इंडिया एंड लास्ट टू लीव इंडिया। ये पता है ना आपको, पढ़ा ही होगा आपने यूरोपियंस में, मतलब अमंग द यूरोपियंस। ठीक है, तो जब पोर्तुगीज़ आया करते थे इंडिया, और वो भी जो ये साउथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है, तो उस दौरान वो यहाँ पर थोड़ा सा देर रुकते थे। ठीक है, स्टॉप ओवर के लिए इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन सिर्फ 18वीं सेंचुरी में यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट जो है वो होने शुरू हुए। उससे पहले सिर्फ आने जाते वक्त स्टॉप ओवर के लिए, मतलब बीच में विश्राम गृह कह सकते हैं आप, है ना, एक रेस्टिंग प्लेस की तरह यूज़ करते थे। बट परमानेंट सेटलमेंट शुरू 18वीं सेंचुरी में यहाँ पर होते हैं। फ्रांस जो है वो पहली यूरोपियन पावर बनती है जिसने पहली बार अपना यहाँ पर फ्लैग, झंडा गाड़ा, मतलब सेटलमेंट शुरू किए। व्हेन इट क्लेम्ड द पैरोज बेनहोज आइलैंड इन 1744। तो 1744 में पहली बार यहाँ पर जो है वो सेटलमेंट शुरू होता है, और वो भी फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस ने पहले ही जो है अपना इंडियन ओशियन कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी थी। इले बॉर्बन बेसिकली जो आज की डेट में रियूनियन आइलैंड है वो है। ठीक है, 1665 में। और जो ILD फ्रांस है, जो आज का मॉरिशस है, वो 1715 में, और सिशल्स 1744 में। ये सारे के सारे बेसिकली पहले फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद 1783 में मॉरिशस बेस्ड प्लांटेशन ओनर जिसका नाम था पियरी मैरी ली नॉर्मेंड, उसने एक सेटलमेंट फाउंड किया इन द प्रीवियसली अनहेबिटेड डियागो गार्सिया। वो लगभग 22 स्लेव्स जो हैं, 22 स्लेव्स को मॉरिशस से चैगोज लेके आता है, और यही जो है उसके पहले, इस आइलैंड के पहले परमानेंट इनहेबिटेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब ये स्लेव्स जो हैं लाइकली दे ट्रेस्ड देयर ओरिजिन्स टू मैडागास्कर एंड ईस्ट अफ्रीका। मतलब इनका ओरिजिन जो है वो मैडागास्कर और ईस्ट अफ्रीका का था। वहाँ पर बेसिकली ये कोकोनट प्लांटेशन का काम पे इनको लगाया गया। फिर 1786 होते होते नंबर ऑफ फिशिंग सेटलमेंट्स एंड कोकोनट प्लांटेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गए, और इन एंटरप्राइजेस के लिए कई सारे लेबर जो हैं वो मॉरिशस से वही स्लेव्स के फॉर्म में लाए गए, सेशेल्स से, माडागास्कर, ईस्ट अफ्रीका से, क्योंकि सब आसपास के रीजन थे, तो वहीं से स्लेव्स के फॉर्म में लेबर इन कामों के लिए लाए गए। 1814 में जब नेपोलियनिक फ्रेंच एम्पायर, यानी कि फ्रेंच में जो नेपोलियन का एम्पायर खत्म होता है, तो फ्रांस ने फॉर्मली मॉरिशस छोड़ दिया। ठीक है, इंक्लूडिंग चैगोज भी और सेशल्स भी, ग्रेट ब्रिटेन को ये सारी चीज़ें दे दी। उसके बाद ब्रिटेन ने यहाँ पर जो है वो स्लेवरी, अपनी कॉलोनीज़ में स्लेवरी अबॉलिश करी 1833 में। फिर उसके बाद वो इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के फॉर्म में लोगों को लाना शुरू किया इंडिया से और मलाया से। मलाया बेसिकली वही जो आज का मलाया पेनिनसुला वाला रीजन है, वहाँ से लाया उन प्लांटेशंस में काम कराने के लिए। अब जो चैगोसियन की पॉपुलेशन है, वो आज की डेट में जो पॉपुलेशन है उनके ओरिजिन्स बेसिकली वही जो अफ्रीकन स्लेव्स हैं, ठीक है, जो बाद में फ्री हो गए, जो इंडियन और मलायन लेबर्स हैं वही है। ठीक है, जो 18th और 19th सेंचुरीज़ में यहाँ पर आए थे। अंडर इंटरनेशनल लॉ दे आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द चैगोज आर्किपेलागो। मतलब यहाँ के जो आप कह सकते हैं जो मूल निवासी है वो यही लोग हैं। ठीक है, जो पहले इंडेंचर्ड लेबर्स हुआ करते थे या जो ये स्लेव्स के फॉर्म में लाए गए थे वही। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं BIOT और डियागो गार्सिया बेस की। 1950s में US नेवी ने आइडेंटिफाई किया डियागो गार्सिया को कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस जो है वो इंडियन ओशन में बनाया जाएगा। ठीक है, US ने डिसाइड किया ये। तो US ने इनिशिएट किए सीक्रेट टॉक्स। US ने जो है वो सीक्रेट टॉक्स शुरू किए किसके साथ? विद द UK इन 1960। और ये ऐसा समय था जब ब्रिटिश जो है वो क्या कर रहा था, ब्रिटेन वॉज फास्ट शेडिंग इट्स वंस माइटी कॉलोनियल एम्पायर। मतलब उसका जो बहुत बड़ी कॉलोनियाज हुआ करती थी वो धीमे धीमे उनको, मतलब अपनी कॉलोनियलाइजेशन को ख़त्म कर रहा था, अपना जो देश उसके कॉलोनीज थे उनको वो फ्री कर रहा था, आज़ाद कर रहा था। ठीक है, इसके बाद डिकेड्स लॉन्ग स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, मॉरिशस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है 12 मार्च 1968 को। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि मॉरिशस का ये नेशनल डे है ना, जो कल मनाया गया। बट ब्रिटेन केप्ट, लेकिन ब्रिटेन ने चैगोस का कंट्रोल अपने पास रखा, विच हैड एडमिनिस्ट्रेटिवली बीन अंडर द गवर्नमेंट इन पोर्ट लुइस फॉर मोर देन अ सेंचुरी। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली तो पोर्ट लुइस की सरकार के अंडर में था, लेकिन ब्रिटेन ने कंट्रोल अपना यहाँ पर रखा। 1965 में यूके ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी जो है वो बनाई, दैट इज़ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, जिसमें चैगोज आइलैंड्स भी आ गए और साथ ही साथ कुछ और आइलैंड्स ऑफ अल्टाब्रा, फारकुआर, डैशट्रेश,
है ना, फ्रॉम द सेशल्स। और बाद में ये हालांकि सेशल्स को रिस्टोर कर दिए गए जब कंट्री ने 1976 में इंडिपेंडेंस मिली उसको तब। और ये जो BIOT है, दैट इज़ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, इसका पर्पस ये था कि ये ब्रिटिश को और उसके जो कोल्ड वॉर के एलाइज थे, दैट इज़ द अमेरिकन्स, उनको एक ओवरसी बेस देता है इंडियन ओशन में। ठीक है, मॉरिशियस को जो है वो सेटलमेंट ऑफ 3 मिलियन पाउंड्स वॉज पेड अ सेटलमेंट ऑफ 3 मिलियन पाउंड्स फॉर द डिटैचमेंट ऑफ चैगोस, कि भाई तुम चैगोस को छोड़ दो, चैगोस हमारा हुआ, उसके लिए 3 मिलियन पाउंड जो है वो यहाँ पर इनको दिया गया। 1966 में UK और US ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया टू इस्टेब्लिश अ मिलिट्री बेस इन डियागो गार्सिया। इस एग्रीमेंट में एक प्रोविज़न ये भी था कि जिसमें ये कहा गया कि जो सिविलियंस हैं वो इस आइलैंड में नहीं रह सकते। उसके अगले 6 से 7 साल तक जो चैगोसियंस हैं उनको इस आर्किपेलागो से खदेड़ा गया, बाहर भगाया गया। और आइलैंडर्स जिन्होंने चैगोस को कुछ समय के लिए टेम्परेरी छोड़ा था, उनको भी बाहर कर दिया कि वो भी अब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और आर्किपेलागोस को जो सप्लाई होती थी उसको भी इन्होंने रोकना शुरू कर दिया। 1971 में जब US नेवी ने डियागो गार्सिया बेस बनाना शुरू किया तो आइलैंडर्स को फोर्सिबली डिपोर्ट कर दिया गया टू मॉरिशस एंड सेशल्स। और जो वहाँ पर लोग रहते थे उनको इन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, जानबूझ के, मतलब जोर ज़बरदस्ती करके। सारे के सारे जो प्लांटेशंस यहाँ पर हुआ करते थे वो सारे के सारे इन्होंने बंद कर दिए। ठीक है, 1973 तक। और रफली 2000 के आसपास जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसको यहाँ पर इन्होंने फुल्ली एक्सपेल कर दिया तब तक। डियागो गार्सिया बेस जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल होता है 1986 में। और उसके बाद 1990-91 के समय में जो है वो अमेरिकन एयर, मतलब ये गल्फ वॉर होती है तो उस समय अमेरिकन एयर ऑपरेशंस का हब ये बन गया। इट ऑल्सो सर्व्ड दिस पर्पस इन द सब्सिक्वेंट अमेरिकन वॉर्स इन इराक एंड अफगानिस्तान। बाद में जो इराक और अफगानिस्तान में वॉर होती है उस दौरान भी इसको अमेरिका ने इस तरीके से यूज़ किया। और आज भी ये एक क्रूशियल ब्रिटिश अमेरिकन आउटपोस्ट है जहाँ से ये दोनों देश अपनी पावर्स एशिया के ऊपर और इंडियन ओशन में रखते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन में वैसे भी आपको पता है कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा असर्टिव होता जा रहा है ना, उसका जो ये है फुटप्रिंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उस वजह से भी ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अब 2024 की अगर हम बात करें तो मॉरिशियस ने जो है वो काफ़ी लंबे समय से चैगोस आइलैंड्स को लेकर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम की है और ये कहा है कि जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन है, यानी कि ब्रिटिश ने जो इसके ऊपर कब्जा कर रखा है वो इलीगल है। और इस तरीके की बातें वो कई सारे इंटरनेशनल फोराज में या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ पर कर चुका है। 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वोट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये पूछने के लिए कि जो आर्किपेलागो का लीगल स्टेटस है उसको एग्जामिन करें। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कंक्लूड किया कि UK इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू ब्रिंग टू एन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चैगोस आर्किपेलागो एज रैपिडली एज पॉसिबल। तो ICJ ने भी ये कहा कि UK की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चैगोस आर्किपेलागो में जितना जल्द से जल्द हो सके उसको ख़त्म करे। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने सब्सिक्वेंटली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें ICJ की रूलिंग को वेलकम किया गया, उसका स्वागत किया गया और ये डिमांड किया गया कि UK जो है वो अनकंडीशनली, यानी कि बिना किसी शर्त के, अपना जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ से विड्रॉ करें 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन इसको लेकर जो नेगोशिएशंस हैं वो 2022 में शुरू होते हैं UK और मॉरिशियस के बीच में। एक डील जो है वो अक्टूबर 2024 में की गई। ब्रिटेन ने मॉरिशियस का जो क्लेम है ओवर ऑल ऑफ चैगोस इंक्लूडिंग डियागो गार्सिया उसको रिकॉग्नाइज़ किया। हालांकि उस डील में ये कहा गया कि UK जो है वो 99 साल के लिए, 99 साल का जो एक इनिशियल पीरियड है वहाँ पर अपना एक्सरसाइज करेगा सॉवरन राइट्स ओवर डियागो गार्सिया। ठीक है, कि बाकी आइलैंड्स आप ले लो लेकिन डियागो गार्सिया के ऊपर सॉवरन राइट्स 99 साल के लिए किसके पास रहेंगे? UK के पास। एंड अथॉरिटीज़ ऑफ मॉरिशियस आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द बेस वेल इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। और जो मॉरिशियस की अथॉरिटी है उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ पर जो बेस बना हुआ है वो अगले सेंचुरी में भी ऑपरेशन करता रहेगा। ठीक है, मॉरिशियस जो है वो इन आइलैंड्स में, जो चैगोस आर्किपेलागो के आइलैंड्स हैं अदर देन डियागो गार्सिया, वहाँ पर अपना रीसेटलमेंट का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लोगों को वहाँ पर बसा सकते हैं, लेकिन डियागो गार्सिया में नहीं। ठीक है, एग्रीमेंट जो है इसको हिस्टोरिक कहा गया UK और US की गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये कहना था कि दोनों वेस्टर्न पावर्स ने इफेक्टिवली जो कंट्रोल है आइलैंड्स का वो चाइना को दे दिया है इनडायरेक्टली,
क्योंकि रिसेंट ईयर में चाइना ने जो है वो कई सारे इस तरीके के इंडियन ओशन में जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने काफ़ी क्लोज रिलेशन या नज़दीकी संबंध बनाए हैं, इंक्लूडिंग मॉरिशस। और इस डील को जो है मॉरिशस का जो उस समय का अपोजिशन था उसने भी इसका क्रिटिसिज्म किया था। जो आज के समय में प्रधानमंत्री हैं वहाँ के नवीन रामगुलाम, वो उस समय वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे इस डील के दौरान। उनका भी ये कहना था कि ये डील वॉज अ सेल आउट। ही हैज़ सिंस प्रपोज्ड मॉडिफिकेशंस टू इट। उन्होंने कई सारे मॉडिफिकेशंस इसमें जो है वो प्रपोज किए हैं। कई सारे जो चेगोशियंस हैं जो मॉरिशस में रहते हैं, सेशल्स और यूके में रहते हैं, उनका ये कहना है कि दे हैड बीन लेफ्ट आउट ऑफ द नेगोशिएशंस एंड हैड नो से इन हाउ द यूके फाइनेंस ट्रस्ट फंड फॉर देयर रीसेटलमेंट वुड बी यूटिलाइज्ड। मतलब उनका यही कहना है कि नेगोशिएशंस में हमारी बात नहीं सुनी गई और कैसे ये यूके फाइनेंस ट्रस्ट फंड जो है रीसेटलमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने बेसिकली इस फंड का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, ठीक है, यूके ने मिसमैनेजमेंट किया है 1972-1982 में, उसका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैगोस आइलैंड, डियागो गार्सिया। ये बेसिकली मैप के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ कौन कहाँ पर है वो देख लेना। ठीक है, मैंने वैसे आपको मैप में दिखाया भी और यहाँ पर भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मैडागास्कर हो गया, सेशल्स हो गया, रियूनियन, मॉरिशस, चैगोस आइलैंड, है ना, एगलेगा आइलैंड्स, फिर इंडिया के जितने भी हैं यहाँ पर, इंडिया के तो खैर चलो थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं बट फिर भी इनको देख लेना। यहाँ पर मालदीव्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस रीजन में से मुझे लग रहा है, मतलब आई एम नॉट श्योर बट कभी कभी लगता है कि इसमें से क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मालदीव्स भी अभी चर्चा में था, न्यूज़ में था पिछले 1 साल से, और अभी यहाँ पर ये भी चर्चा में चल ही रहा है, पिछले 1 साल से ये भी लगभग चर्चा में है ना, सितंबर अक्टूबर के आसपास जब से ये डील हुई है तब से। तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे ही, ईस्ट टू वेस्ट लगाना, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना एक बार। क्लियर है? चलो, इसके बाद ये वाला आर्टिकल देखते हैं, स्टार लिंक को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भारतीय एयरटेल, मतलब जो एयरटेल कंपनी है, और रिलायंस जियो ने एलॉन मस्क की स्पेसएक्स के साथ अलग अलग डील की हैं कि भारत में स्टार लिंक इंटरनेट सर्विसेज लाने के लिए स्पेसएक्स का जो एप्लीकेशन है फॉर अ सिक्योरिटी क्लियरेंस, जो मतलब उसने अप्लाई किया हुआ है सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, वो अभी यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा देखा जा रहा है, उसके रिव्यू चल रहा है। स्टार लिंक बेसिकली है क्या? स्टार लिंक एक नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा इसको अपलोड किया जाता है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया। स्टार लिंक इवेंचुअली इसका एम है कि 42,000 स्मॉल सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस में छोड़े जाएंगे और वो एक ग्लोब एनसर्कलिंग रिंग, मतलब पूरी की पूरी धरती को, पूरी की पूरी अर्थ को एनसर्कल करता हुआ एक रिंग बनाया जाएगा जस्ट 547 किलोमीटर ओवरहेड, मतलब धरती से सिर्फ 547 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, करेंटली इस प्रोजेक्ट के लगभग 700 मास प्रोड्यूस्ड स्मॉल सैटेलाइट जो हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लोअर ऑर्बिट मतलब ऐसा ऑर्बिट जो 2000 किलोमीटर से कम हाइट होती है जिसकी। ठीक है, 2024 के एंड तक स्टार लिंक के 4.6 मिलियन यानी कि 45 लाख के आसपास यूज़र्स हैं 100 से ज़्यादा देशों में, और साल की शुरुआत में 2.3 मिलियन यूज़र्स थे, मतलब एक साल में उसने अपने यूज़र्स डबल कर लिए हैं। यूएस में अगर हम बात करें तो स्टार लिंक जो है वो 220 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करता है। हालांकि सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, $120 मिलियन की मंथली सर्विस है वहाँ पर जो स्टैंडर्ड होम इंटरनेट सर्विस है उसके लिए, और साथ ही साथ $349 जो है वो मतलब जो शुरुआती आपका इक्विपमेंट वगैरह के लिए लगाना पड़ता है ना, वो जैसे होम का ब्रॉडबैंड आप लगाते हो तो घर में वो लगाते हैं ना सब, राउटर वगैरह और वो सब चीज़ें लगाने के लिए इसमें लगाया जाएगा। और वैसे भी ये सैटेलाइट सिस्टम वाला है तो इसमें बेसिकली एक डिश टाइप की भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, द मंथली रेट ऑन मोबाइल सर्विस इज चीपर बट द एक्सपेक्टेड स्पीड्स आर स्लोअर। ठीक है, जो मोबाइल सर्विस में मंथली रेट है वो थोड़ा सा सस्ता है लेकिन उसमें स्पीड भी हल्की है, स्लो है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क। अब ये सैटेलाइट इंटरनेट है तो सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो क्या करता है कि यूज़र के डिवाइस से सिग्नल भेजता है टू द सैटेलाइट इन स्पेस। ठीक है, फिर वो सैटेलाइट से जो सिग्नल है विच देन पासेज ऑन द डेटा टू अ ग्राउंड स्टेशन, फिर वहाँ से डेटा जो है वो ग्राउंड स्टेशन पर जाता है जो कि इंटरनेट से जुड़ा होता है।
फिर ग्राउंड स्टेशन जो है वो रिक्वेस्टेड डेटा को रिट्रीव करता है, उसके बाद वो डेटा वापस सैटेलाइट में जाता है, ठीक है, थ्रू द यूजर्स डिश, सेंड इट बैक थ्रू द सैटेलाइट टू द यूजर्स डिश, कंप्लीटिंग द कनेक्शन। तो मतलब सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन होता है, इसमें कोई वायरिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें किसी भी तरीके की केबल, फाइबर या फ़ोन लाइंस की ज़रूरत नहीं है। यूज़र को सिर्फ एक मॉडेम चाहिए और एक सैटेलाइट डिश चाहिए, ठीक है। मॉडेम नीड्स टू बी कनेक्टेड टू दैट डिश टू ट्रांसलेट द इनकमिंग सिग्नल्स इनटू अ वर्केबल इंटरनेट कनेक्शन। वही मतलब मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट से कनेक्शन रहेगा तो इसमें बेसिकली कोई आपको, जैसे फाइबर ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, फाइबर्स बोलते हैं ना, फाइबर केबल्स वगैरह जो होती हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब स्टारलिंक की डील सिग्निफिकेंट क्यों है? स्टारलिंक जो है वो अंडर सर्व्ड एरियाज़ जो हैं, मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जो ट्रेडिशनल वेज टू डिलीवर द इंटरनेट, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स या वायरलेस नेटवर्क जो है वो कम है या अनअवेलेबल है, वहाँ पर ये ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो डिजिटल डिवाइड है उसको भी ये कुछ हद तक ब्रिज कर सकता है, मतलब उस समस्या को भी दूर कर सकता है ना। हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो रिमोटेस्ट कॉर्नर, मतलब देश के दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर अभी तक इंटरनेट सर्विस नहीं है, खासकर हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह नहीं है, वो वहाँ पर पहुँच सकता है। ऑल दो इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है, मोर देन 670 मिलियन ऑफ इट्स 4.1 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है। हालांकि इंडिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है दुनिया का, लेकिन फिर भी जो 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें से 670 मिलियन यानी कि आप कह सकते हैं 67 करोड़ के आसपास जो है उनके पास अभी भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ये 2024 की एक रिपोर्ट है जीएसएमए की, जो कि एक ट्रेड बॉडी है जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करती है ना। और इस डील को साइन करने के बाद विद द स्टारलिंक, एयरटेल का ये कहना है कि स्टारलिंक को ऐड करने से एयरटेल विल फर्दर इट्स एबिलिटी टू ऑफर नेशन वाइड कनेक्टिविटी, कि एयरटेल जो है वो अपनी नेशन वाइड कनेक्टिविटी इसके बाद प्रोवाइड कर पाएगी। तो अब देखना है कि आगे, अभी जिन्होंने डील तो कर ली है, अब आगे देखते हैं कि इंटरनेट वगैरह के जो चार्जेस हैं उनका क्या होता है, ठीक है। हालांकि इसकी सर्विसेज जो हमने यूएस में देखी वो तो बहुत महंगी है स्टारलिंक की, बट अब देखते हैं। और वैसे भी एलोन मस्क तो मतलब क्या बोले, पक्का बिजनेसमैन आदमी है ना। देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले समय में। हो सकता है कि इंडिया में भी जो मोबाइल सर्विसेज हैं या जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो महंगी हो जाए, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आशा वाला आर्टिकल ऐसा है, थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको कल ले लूँगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जब भी हम लोग लेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल, तो मैं कल इस आर्टिकल को ले लूँगा। मैं आज ये वाला आर्टिकल आप लोगों के लिए कवर करता हूँ, सो दैट कि जो एक आर्टिकल मैं आपसे कह रहा था अबाउट दिस बैरनी हाट वो आप लोग पढ़ पाएँ, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि दिल्ली की हवा जो है वो सबसे ख़राब है अमंग दी कैपिटल्स। अगर हम बात करें यानी कि देशों की राजधानी की अगर हम बात करें तो दिल्ली की हवा सबसे ख़राब है, और बैरनी हाट जो शहर है ये दुनिया में सबसे ख़राब है, मतलब इसकी हवा शहर के हिसाब से, ठीक है। देखो, एक स्विस कंपनी जो कि ग्लोबल एयर क्वालिटी को ट्रैक करती है, उसने ये कहा है कि दिल्ली एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड नेशनल कैपिटल, ठीक है। लगातार 6 साल तक, ये हमारे लिए बड़ी मतलब शर्म की बात है कि दिल्ली जो है वो लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है। और वर्ल्ड के जो 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, ठीक है, कितनी शर्म की बात है, देखिएगा कि वर्ल्ड के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड यानी कि 20 सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर हैं उनमें से 13 जो हैं वो भारत में है, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 जो कि IQ एयर के द्वारा रिलीज़ की गई है उसमें ये बातें की गई हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी की अगर हम बात करें तो वो है दुनिया की बैरनी हाट, ठीक है। ये कहाँ पर है? आसाम और मेघालय के बॉर्डर में है। IQ एयर जो है इसने एग्जामिन किया है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 40,000 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस इन 138 कंट्रीज़, उसके आधार पर उसने ये रैंकिंग बनाई है। और इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली जो फाइन पर्टिकुलेट मैटर या PM 2.5 होता है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया गया है। हालांकि ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पर्टिकुलेट मैटर होता है, मतलब स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं पॉल्यूटेंट होता है, लेकिन मोस्ट डेंजरस होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से ये आता है? ये ऐसे सोर्सेज से आता है जैसे कि जो आपका फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है वो, ठीक है, जो आपके वेहिकुलर
एमिशंस होते हैं, वो जो इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं वो वहाँ से ही आता है। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकती है, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। ग्लोबल प्रॉब्लम की बात करें तो 2024 में मोस्ट ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वाज ब्रीदिंग डर्टी एयर। 2024 में दुनिया की ज़्यादातर आबादी जो है वो गंदी हवा में सांस ले रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है। सिर्फ 12 देश, रीजन्स और टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर PM 2.5 का कंसंट्रेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेड एवरेज एनुअल लिमिट ऑफ 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है। और ये ज़्यादातर देश जो हैं वो लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और ओशियनिया के रीजन में है, जहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी कम है। जो 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ दैट इज़ चैड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कॉन्गो एंड इंडिया। विद एनुअल एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन आप यहाँ पर देखिए, WHO ने रिकमेंड किया है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम। और इन देशों में आप देखिए 91, 78, 73, 55 और इंडिया में भी 50.6 के आसपास है। ठीक है, पूरी दुनिया में 8,954 में से सिर्फ 17% शहर ऐसे हैं जहां पर रिकॉर्डेड एयर क्वालिटी जो है वो WHO के PM 2.5 गाइडलाइंस को फॉलो करती है। और जो 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ये कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया, कजाकिस्तान, चैड, पाकिस्तान एंड चाइना, इन्होंने इन गाइडलाइंस को कम से कम 10 गुना से ज़्यादा एक्सीड किया है, कि मतलब जितना होना चाहिए PM 2.5 का लेवल एज पर द WHO उसके 10 गुने से भी ज़्यादा है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इंडिया का जो एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन है पिछले साल, वो 2023 के मुकाबले 7% कम है। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, हालांकि 6 ऐसे इंडियन सिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड के 10 मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों में शामिल है। ठीक है, बर्निहाट जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड है, इसका एवरेज एनुअल एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन देखो 128.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, कितना ज़्यादा है। दिल्ली कंटिन्यू टू सी हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, इसका एनुअल एवरेज जो है वो 91.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है 2024 में, और ये लगभग 2023 के ही आसपास है। 2023 में 92.7 था, इस बार 91.6 है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर 2024 में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। जैसे कि जनवरी की एयर क्वालिटी जो है वो दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ख़राब रही है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ पोल्यूशन जो है वो नवंबर में दिल्ली में, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। ये बेसिकली वही वाले इलाके हैं जहाँ पर स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाने की समस्या है, वो फेस करते हैं जो राज्य। ठीक है, क्रॉप स्टबल बर्निंग जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है टू PM 2.5 लेवल्स। 60% ऑफ द पॉल्यूशन ड्यूरिंग द पीक पीरियड्स वो उसी की वजह से होता है। और बाकी भी जो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन है उसमें वेहिकुलर एमिशन है, मतलब जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है ना, जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उससे जो डस्ट निकलती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बर्निहाट में ऐसा क्यों है, वहाँ पर क्या इस तरीके का इंडस्ट्रियल हब वगैरह है, उसको लेकर जो एक आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में है, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप एक बार उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, और बाकी एक आर्टिकल ये जो आज का बचा हुआ है, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अदरवाइज़, ये वाला आर्टिकल कि आशा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना, जो आशा वर्कर्स हैं केरला में, है ना, ऑनरेरियम में हाइक की मांग कर रहे हैं और बाकी बेनिफिट्स की मांग कर रहे हैं, वो मैं कल कर दूंगा नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। और जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसमें से किसी भी टेस्ट सीरीज़ में आप जिसमें कंफर्टेबल आप लोगों के लिए हो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सभी हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। सॉरी, आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और प्ले स्टोर में अगर आपको ऐप नहीं मिलता है तो यहाँ पर हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ से भी इसका जो है वो EP के लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आपको मिलती है, कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, तो
चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।